किसान साथियों, आज हमारे बीच उत्तरकाशी से हैं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेकानंद सती। और आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में हमारे पशुपालक साथियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन रोगों के होने की संभावना रह सकती है और कैसे उसको हम उपचारित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा कि तेज गर्मी के बाद जब बरसात आरंभ होती है तो ऐसे में पशुओं के साथ भी हमें सावधानियां रखनी होती है। आमतौर पर किसान साथियों को बरसात में कौन कौन सी सावधानी है जिनका ध्यान रखना होता है? विशेष रूप पे जैसे हम अपने शरीर के बारे में करते हैं, बहुत कुछ मिलता जुलता पशुओं के साथ भी हमें करना होता है कि हम उनके शरीर को स्ट्रेस से, यानी कि जो मौसम के बदलाव के कारण होने वाला जो तनाव शरीर को मिलता है उससे बचाव कर सकें। क्योंकि रोगों से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा रहना जरूरी है और प्रतिरोधक क्षमता रोग से तभी हमारी मदद कर सकती है जब वो पहले से बिल्डअप हुई होगी, रोग के आने से पहले हमारे शरीर में वो स्थितियां हों जो रोग से लड़ सकें। जी, जैसे हम बरसात में आमतौर पर देखते हैं कि जहां हम पशुओं को बांधते हैं वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ भी हो जाता है। पशुपालक साथी कभी कभार इस बात को ध्यान में नहीं रखते। ऐसे में जो बाह्य परजीवी हैं इनका भी बहुत ज्यादा प्रकोप देखा जाता है। हाँ, परजीवी बाह्य वाले भी और अंतः परजीवी भी दोनों इस मौसम में नुकसान देते हैं। और जो पानी का इकट्ठा रहना उसको हम रोक ना पाएं, उससे होने वाले ही ये समस्याएं ज़्यादा हैं। बाहरी परजीवी जो होते हैं वो तो पानी के ना रहने पे भी आते हैं, लेकिन वो इस मौसम में होते हैं, गर्मी से और बरसात के मौसम में ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्योंकि उमस भी थोड़ा रहती है और इसमें बारिश भी जब उन पर पड़ती है तो ऐसे में ये ज़्यादा पनप जाते हैं। ऐसे में उनके पनपने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी संख्या बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण होता है। परजीवियों के लिए अनुकूल होता है ये वातावरण और हमारे पशुओं के लिए प्रतिकूल हो जाता है। अच्छा, आहार की हम बात करें तो जैसे जैसे अब बरसात तेज होने लगेगी, किस तरह का आहार हमें अपने पशुओं को देना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आहार हमें हमेशा ही संतुलित मायने में रखना चाहिए कि उसमें हरा चारा और सूखे चारे का अनुपात ठीक रहे। अब क्योंकि बरसात के मौसम में हरी घास ज़्यादा होती है तो पशुपालक कभी कभी अनजाने में, कभी कभी इस जोश में कि ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे तो पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हरा चारा दे देते हैं, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि संतुलन बढ़ा के रखें। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से भर हमें सूखा चारा रखना चाहिए और 1/3 हिस्सा ही हम हरा चारा रखें तो पशु की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जी। अच्छा, बरसात में डॉक्टर साहब आमतौर पर हम देखते हैं कि कई सारे रोग भी पनप जाते हैं जिससे हमारे पशुपालक साथियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो कौन कौन से रोगों की होने की संभावना रहती है? इसमें कुछ वायरसेस से होने वाले रोग हैं और कुछ बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। रोग क्योंकि इस मौसम में उन रोगों को पैदा करने वाले जो कीटाणु हैं, जो परजीवी हैं, जो विषाणु हैं, जो जीवाणु हैं, इन सब के लिए फेवरेबल यानी कि अनुकूल वातावरण होता है तो उनकी संख्या बढ़ती है। जब वो संख्या बढ़ेगी तो वो किसी न किसी के शरीर में जाकर के उसको बीमार करेंगे। मुख्यतः हम देखते हैं कि जो थनैला रोग हम जिसको कहते हैं, होने को तो वो हर मौसम में होता है, लेकिन इस मौसम में क्योंकि गर्मी और उमस दोनों तरह के परिस्थितियां पैदा होती हैं वातावरण में, ऐसे में इस तरह के परजीवी, जो इस तरह के जीवाणु जो कि थनैला रोग पैदा करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा एक वायरस से होने वाला रोग है FMD, फुट एंड माउथ डिसीज, जिसको हिंदी में हम लोग आम भाषा में खुरपका मुंहपका कह देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक बैक्टीरिया से होने वाला ब्लैक क्वार्टर नाम का रोग, जिसको हम लंगड़िया बुखार कह देते हैं, वो भी इस मौसम में बहुत होता है। फिर HS यानी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया नाम से, जिसको आम भाषा में हम लोग गलघोंटू बोलते हैं, वो भी एक बीमारी ऐसी है जो इस मौसम में बहुत होती है। तो इनसे बचाव के लिए हमें टीकाकरण करना चाहिए। समय पे हम अगर टीका लगवा लें अपने पशुओं को तो इनसे बचाव हो सकता है और फिर ये नुकसान से हम बच सकते हैं। आपने जैसे बताया लंगड़िया बुखार, खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू रोग, किस तरह के लक्षण डॉक्टर साहब पशुओं में नजर आते हैं? खुरपका मुंहपका रोग में तो जैसे खुर और मुंह दोनों का नाम आया है रोग के नाम में ही, उसी से समझ में आता है कि खुर और मुंह में छाले पड़ेंगे और उन छालों में से खून भी निकलता है। छाला कितना गहरा हो पाता है, कितना बड़ा हो पाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई पशु थोड़े समय के लिए बीमार रहेगा, कोई पशु ज़्यादा समय के लिए बीमार रहेगा। मुख्यतः इसमें जो अगर पशु हमारा नहीं बच पाता तो उसका कारण ये नहीं होता कि रोग उसे मार पा रहा है, बल्कि ज़्यादा ये होता है कि रोग के कारण, मुंह में छाले होने के कारण वो भूखा रह करके वो चारा ग्रहण नहीं कर पा रहा मुंह से, इसलिए वो कमज़ोर होकर के उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो इससे बचाव के लिए हमें अप्रैल मई में
और एक बार अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास। 2 साल में 2 बार इसका टीकाकरण होता है। तो ये टीके राजकीय पशु चिकित्सालयों पर भी उपलब्ध होते हैं और वैसे भी उपलब्ध होते हैं। तो व्यक्ति अपना अगर समय पर टीकाकरण करवा लें तो इस रोग से 100% बचाव हो जाता है। जी, तो क्या अगर हमारे पशु को ये रोग है, हमारे अन्य पशुओं में भी ये फैल सकता है? जी बिल्कुल फैल सकता है, क्योंकि मैंने बताया वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु जो होते हैं, और ये एक पशु से दूसरे पशु में उसकी लार से, उसके सेक्रीशंस और जो होते हैं उनसे, जिस माद में एक पशु ने चारा लिया है उस माद में दूसरा पशु जा कर के चारा लेता है, तो या आसपास बंधे रहने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से एक से दूसरे को ये रोग फैल सकता है। जी, तो बीमार पशु के साथ तो हमारे पशुपालक साथियों को सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या सलाह आप देना चाहेंगे? हम यही बताते हैं कि इसको, एक पशु जो बीमार है उसको तुरंत जितना जल्दी हो सकता है, उतना दूर हो सकता है और पशुओं से उतना दूर रखें और उसको डायरेक्ट संपर्क में ना आने दें। उससे भी पहले यदि टीकाकरण कर लेते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। टीका इसका बहुत आसानी से टीकाकरण हो जाता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये सबसे प्रभावी रोकथाम तो यही रहेगी। जी, टीकाकरण के बाद या जिन किसान साथियों ने टीकाकरण नहीं लगाया, अगर उनके पशुओं को ये रोग हो जाते हैं तो कैसे उसको उपचारित कर सकते हैं? प्राथमिक उपचार उन्हें क्या देना चाहिए? हाँ, प्राथमिक उपचार जब तक आप पशु चिकित्सक से संपर्क कर पाते हैं तब तक के लिए उसके मुंह को और उसके पैरों को, जहाँ पे खुरों के बीच में या खुरों से ऊपर जो स्किन होता है, जहाँ पे भी छाला दिखता है या थोड़ा सा भी सूजन दिखाई देती है, उस जगह को आप एक पोटेशियम परमैंगनेट नाम की दवा आती है जिसको हम लाल दवा भी बोल देते हैं आमतौर पे। तो लाल दवा किसी भी केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल सकती है, बहुत सुलभ दवाई है। उसका घोल बना करके बार बार लगा सकते हैं। अच्छा। उसका बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन उसका आप लगा लें तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। और फिर पशु चिकित्सक से संपर्क करके दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स इसमें काम आ सकती हैं वो लिए जा सकती हैं और दवाइयाँ ली जा सकती हैं। जी, पिछले साल हमने देखा कि जैसे लंपी स्किन डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा पशुओं में देखी गई, तो क्या इस वर्ष भी इसके होने की संभावना है? संभावना से बिल्कुल कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एक वायरस जनित रोग है और वायरस जब तक वातावरण में रहेगा तब तक वो रोग फैला सकता है। हालांकि बचाव के लिए टीका इसका भी उपलब्ध है और ये रोग थोड़ा सा कठिन रोग है क्योंकि ये बहुत कमज़ोर कर देता है पशु को। ये सीधे सीधे पशु की प्रतिरोधक क्षमता पर ही वार करता है और इसके लक्षण भी ऐसे हैं कि उसमें पशु परेशान बहुत होता है, फिजिकली बहुत कष्ट में होता है। तो इसके लिए बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है, जैसे हम अधिकतर रोगों के बारे में बताते हैं। बचाव के अतिरिक्त जब अगर रोग हो ही जाए तो उपचार के लिए आप लक्षण आधारित उपचार ही इसमें दिया जाता है। जैसा भी लक्षण जिस पशु में देखा जाएगा उसके आधार पर ही चिकित्सक उपचार देंगे और उस उपचार से लगभग 21 दिन तक का इस वायरस का शरीर में रहने का, अपना प्रभाव दिखाने का समय होता है। और ये भी देखा गया है कि जिन पशुओं को पिछले बार टीका लगा है, अगर वो संक्रमण की जद में आते हैं तो उनमें बहुत जल्दी ठीक होने के प्रकरण देखे जा रहे हैं। 4 से 5 दिन में ही वो ठीक हो जाते हैं और उनमें लक्षण भी बहुत हल्के फुल्के आ रहे हैं। जी, आमतौर पर क्योंकि ये वायरस जनित रोग हैं और ये और पशुओं को भी फैलते हैं, तो डॉक्टर साहब क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालक साथी हैं वो अपने पशुओं को चराने भी छोड़ते हैं, जंगलों में वो चरने जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना होगा? ऐसे में हमारी सलाह यह है कि पशुओं को चरने ना छोड़ें, क्योंकि जब आप चरने के लिए छोड़ते हैं तो वो अपना भोजन पाने के लिए जितना मेहनत करते हैं, जितना शरीर की शक्ति ऊर्जा को खर्च करते हैं, वो भी रोग से लड़ने में उनके विपरीत जाती है। तो जितना हो सके पशु को बांध के रखें। उससे आप घर पे अगर उसको चारा पानी देंगे तो आप उसकी थकान को भी दूर रखेंगे और उससे रोग को फैलने में भी रुकावट होगी। रोग एक से दूसरे को नहीं फैल पाएगा। जब चरने छोड़ते हैं तो सारे पशु एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक से संपर्क में आते हैं, इसलिए रोग भी तेज़ी से फैलेगा अगर चरने छोड़ा जाए। और जो पशु प्रभावित है उस पशु का भी उसकी थकान की वजह से रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगेगा या मुश्किल होगी। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान साथियों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे हम बरसात में अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। चलते चलते कोई महत्वपूर्ण संदेश आप हमारे किसान साथियों तक पहुंचाना चाहें? जी, सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो पशुओं की देखरेख के विषय में अगर हम कहें तो यही कि बचाव ही सुरक्षा है। सबसे अधिक प्रभावी सुरक्षा जो है वो बचाव है।
उसके लिए हम अपने पशुओं को जितना स्वास्थ्यप्रद वातावरण में रख सकें, हम बरसात के मौसम में अपनी पशुशाला में या पशुओं के बांधने की जगह पे गीलापन जितना बचा सकें, और यदि गीलापन हो ही जाता है तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ या फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसी चीज़ों का छिड़काव करें, उसका प्रयोग करें, जिससे कि अधिकतर जीवाणु और विषाणुओं को हम नियंत्रित कर सकेंगे, अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकेंगे। जी बिल्कुल, और सरकार द्वारा तमाम टीकाकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप टीका लगवाएं ताकि रोगों से वो बच सकें। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे पशुपालक साथियों को दी कि किस तरह से बरसात के मौसम में अपने पशुओं की वो देखभाल कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।